जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ इसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की सीबीटी फर्स्ट जो 4 जनवरी 2021 की शिफ्ट सेकंड है उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और इसके अंदर में आपको जो बेस्ट अप्रोच लगानी है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए आपकी एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक देनी है और प्रैक्टिस करनी है। क्लासेस लेने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए जो ये सेशन लेके आया हूँ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी, देखिए अगर जो मैंने शिफ्ट सेकंड लिया है इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सभी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा और किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन हल करने हैं वो सभी भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसी जोश और इसी हौसले के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। मान लीजिए देखिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं हम यहाँ पर, एक चतुर्भुज ऐसे, यह है समचतुर्भुज। इसका जो इसके दो विकर्ण है कौन कौन से, एक विकर्ण ऐसे और एक विकर्ण है हमारा ऐसा। एक विकर्ण जो है वो दूसरे का 65% है। मान लीजिए ये जो विकर्ण है ये 100 है, इसका 65% कौन सा है, ये वाला। दो विकर्ण है, एक विकर्ण दूसरे का 65% है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये 65 हो जाएगा, अगर इसको 100 मानेंगे तो ये वाला 65 हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है कि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। मान लीजिए ये जो विकर्ण है लंबा वाला, इसको हम मानते हैं एक भुजा और यहां से क्या एक वर्ग बनाया गया है। कौन कौन, एक ऐसे, एक भुजा, दो भुजा, ये देखिए ये यहां पर एक वर्ग बन गया। इसको ऐसे वर्ग मान लीजिए आप, ये एक चौकोर वर्ग है। सही से नहीं बनी है ड्राइंग, उसको अवॉइड करके आप इसे देखिए, ये भी भुजा हमारी वर्ग क्या होती है, चारों भुजा समान होती है। ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। इसे एक भुजा मानकर एक वर्ग बना दिया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर निकालना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब फॉर्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100। इसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों विकर्ण का मल्टीप्लाई, यानी 65 इंटू 100। ये लीजिए, बस ये लाइन आपको निकालनी थी, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। यहां से 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद 2 यहां पर कितना हो जाएगा 200 और ये कितना होगा 65। काट लीजिए, 5 से कटेगा कितनी बार 40 बार और 5 से कटेगा कितनी बार 13। 13:40 ये निकल गया हमारा आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। बस करो, आंसर आ गया। समझ में आपको कैसे किया। देखिए एक समचतुर्भुज बनाया, एक हमारे जो विकर्ण होगा वो 100 सेंटीमीटर का है, मतलब 100 का दिया हुआ है। हाँ मान लीजिए 100 का है और एक है हमारा 65 का, क्योंकि दूसरा पहले का 65% है। इसके बाद जो लंबा विकर्ण है 100 का, वहां से हमने एक वर्ग बना दिया इसे। ये वर्ग अलग से बनाया, इसे आप अवॉइड हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इमेजिन करना है कि एक वर्ग बनाया गया है, बस वो इमेजिन इंपॉर्टेंट है। आपने इमेजिन कर लिया, यहाँ पर एक वर्ग हो गया और एक हमारा कौन सा हो गया, समचतुर्भुज। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात में लिख दिया और अनुपात निकाल दिया। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए आपको ये मान के चलना है कि आप एग्जाम में बैठे हैं। अब आप एग्जाम में कैसे फटाफट सोल्व करेंगे, इसे काट लीजिए। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से 2 बार, 5/2 माइनस यहाँ से कटेगा 4×3=12, 7/12 और 6 यहाँ पर 12 को काट देगा। देखिए यहाँ पर आएगा 4×3=12, 6 12 को काटेगा कितनी बार 2 बार, 7 2 को नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा। यहाँ पर कितना आएगा 7/5, 2 को गुणा करिए 5 से, 7/10 ये लीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे प्लस का चिन्ह, इसको हटाता हूँ यहाँ पर, समझ में आ गया होगा आपको, इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आगे चलेंगे, देखिए प्लस 14/3, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, इसको काटेंगे 3 बार और 2 को काटेंगे 7 बार और 2 को काटेंगे 5 बार। कितना आएगा 7×21 21/5 माइनस ये देखिए 1/5। ये भाग का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं हम, गुणा का चिन्ह लगाने के लिए इस आगे की संख्या को अपोजिट कर देते हैं। कितना आएगा 25/1, इसको काटेंगे 25 को काटेगा 5 बार, तो कितना आएगा -5। देखिए फटाफट सॉल्यूशन निकल के आएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लिया 10, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5×5 = 25 माइनस कितनी बार 1 बार 7 प्लस 5 से 2 बार 21 दूनी 42 माइनस 10 से कितनी बार जाएगा ये 50 बार। कितना आएगा देखिए 25 और प्लस 42, 25 और 42, देखिए इन दोनों को देखिए 25 और 42 कितना निकल के आएगा और तो 7, उसके बाद 4 और 2 67 माइनस, देखिए प्लस, पहले प्लस की संख्या को जोड़ा अब माइनस की संख्या को जोड़ दें, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। माइनस का 7 और 50 कितना होगा 57, ये लीजिए 57/10, 67 में से 57 जाएगा कितना आएगा 10/10। ये कट गया, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल गया हमारा, आ गया। समझ में आया आपको। ऐसे ही फटाफट फटाफट एग्जाम में करना है, क्वेश्चन को नहीं उतारना है पूरे को। क्वेश्चन में आधी चीजें क्वेश्चन में सोल्व करनी है और बाकी आगे आंसर निकालते हुए चलना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, दो तरीके से बताता हूं आपको। एक तो आपको करना है बेसिक से और एक करना है आपको फटाफट आंसर, दोनों से सिखा देता हूं। मान लीजिए कोई संख्या है 100, पहले हमने इससे बढ़ाया 20% की कमी की, मतलब ये हो गया 80/100। ये पता है ना आपको 20% की कमी करते हैं तो किस प्रकार निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 100, हम 20 की कमी करेंगे, 100 में से 20 गया कितना आएगा 80, 80/100 से गुणा कर देंगे, 0 0 कट गया, 0 0 कितना आया हमारा 80। देखिए 80 निकल के आ गया, 100 में से 20 की कमी क्या 80 क्या है, 80 निकल के आ गया। इसलिए हम जब कमी करते हैं तो उसे 100 में से घटाकर और बटे में 100 करके लिख देते हैं, तो 80/100। इसके बाद क्या किया, 15% की वृद्धि की। अब इसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, 115/100। इस प्रकार जो मूल संख्या है वह 64 कम हो जाती है, मतलब पहले जो संख्या थी अब वो 64 कम हो जाती है। तो इसको पहले इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है। 100 से 100 कट जाएगा, 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 23 बार, 23 चौक कितना आएगा हमारा 92। 92 आने का मतलब यह है कि पहले संख्या थी 100, अब कितनी आ गई 92। कितनी कम होगी संख्या, संख्या हमारी कम होगी 8। समझ में आ रहा है आपको। हमने माना कि कोई संख्या है 100, पहले उसमें 20% की कमी की, फिर 15% की वृद्धि की, तो जो निकल के हमारा आंसर वो है 92। पहले संख्या थी 100, अब आ गई 92। जो 92 आया उसमें क्या हुआ, 8 की कमी हुई, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितनी की कमी दी गई है 64 की। तो 64 जो है वो कितने की वैल्यू, 8 की वैल्यू। हमें क्या निकालना, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या किससे गुणा करेंगे, 100 से। ये लीजिए 100 से गुणा कर दीजिए, 8 से जाएगा 8 बार, 8 × 100 800। ये निकल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको कैसे किया। पहले संख्या थी उसको 20% कम किया, फिर 15% की वृद्धि की। इसके बाद देखिए जो 92 आया हमारा वो आया ओवरऑल। अब पहले संख्या 100 थी, 92 आ गया, अब वो संख्या 92 बच गई, तो 8 की कमी होगी। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 64 की दी गया है, तो हमें तो 64/8 करके हमें कितनी क्या निकालना, मूल संख्या निकालनी है, तो गुणा करेंगे 100 से। ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। देखिए इस क्वेश्चन को आप मान के चलिए 5-6 तरीके से कर सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक तरीका और हम बताते हैं, तरीका नंबर T2। तरीका नंबर 2 कौन सा है हमारा, देखिए पहले इसमें लगाते हैं हम सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। पहले संख्या थी 20% की कमी की, यानी -20। सक्सेसिव का फॉर्मूला मुझे मान के चलता हूँ आप सभी को याद होगा, नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, x + y + x × y/100। देखिए ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला। पहले 20% की कमी की, -20 किया। इसके बाद देखिए प्लस 15% की वृद्धि की, यानी प्लस के 15। इसके बाद यहाँ पर लगता है चिन्ह प्लस का। अब देखिए इसके बाद 20 की कमी की, यानी -20 इंटू कितना होगा 15/100। सोल्व कर लीजिए, 20 में से 15 गया कितना है -5 प्लस। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे यहाँ से गुना हो जाएगा। -15 को 2 से गुना किया कितना है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, 30 का एक 0 यहाँ से 0 कट जाएगा, कितना माइनस होगा -3। -3 और -5 कितना आएगा हमारा -8। देखिए माइनस का मतलब है कि हमारे हुई है कमी, और यहीं पर इस संख्या में भी क्या बताया, संख्या में भी हुआ है कमी। तो 64 की कमी हुई है कितनी, -8 से। हमें क्या निकालना, × 100। ये लीजिए 8 × 20 64, ये लीजिए 800 आंसर निकल के हमारा आ गया। ठीक है, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके बेस्ट है, किसी से भी कर लीजिए, आंसर आपको वही निकल के आएगा जो आंसर हमें दिया गया है। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED टीवी सेट खरीदे। मतलब 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदे। एक सेट कितने का है और दूसरा सेट कितने का है, ये हमें नहीं बताया। मतलब दोनों को मिलाकर 41,000 रुपए में 2 LED टीवी सेट खरीदे। एक को उसने 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य जो SP है वह क्या है, समान है। उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें अगर परसेंटेज में निकालना होता तो हमें क्या 41,000 की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बट यहाँ पर हमें देखिए वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक सेट खरीदा उसने, मान लीजिए 100 का, उसने उसे 20% के लाभ पर 120 में बेच दिया। ठीक है, एक LED सेट खरीदा उसने 100 का, दूसरा कितने, देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि 100 का खरीदा, फिर उसने 15% की हानि पर यानी 85 में बेच दिया। अब देखिए ये जो है, ये है दोनों का CP और ये है दोनों का SP। अब आपको देखिए क्या करना है, दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। इस ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको दिया गया हो कि विक्रय मूल्य समान होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में विक्रय मूल्य समान करते हैं SP।
इन दोनों को आपको करना है बरोबर। बरोबर कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पर बरोबर करने जाएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन के उनमें फंस जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना था, रेशियो निकालना था। रेशियो निकालते हैं, 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार, और ये कटेगा 5 से 20 बार, और 5 से कटेगा 17 बार। कितना है हमारा 5, और एक कितना है 6, एक हमारा 20 और एक हमारा है 17। अब इसे सेम कर लीजिए। सेम करने के लिए 17 को मैं 6 का गुणा कर लीजिए, मतलब 17 को 6 से गुणा कर दीजिए, और 6 को यहाँ पर 17 से गुणा कर दीजिए। देखिए दोनों हो गए एकदम सेम। कितना आएगा 102, और यहाँ पर भी कितना आएगा 102। अब देखिए जब भी आपको एक तरफ गुणा करते हैं तो आपको दूसरी तरफ भी गुणा करना होता है। तो 17 को 6 से गुणा किया तो 17 को 5 से भी गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 17 को 5 से गुणा करेंगे, कितना है हमारा, ये आएगा 85, और इधर 6 को 20 से गुणा करेंगे, 6 × 20, ये कितना आएगा 120। ये लीजिए, इसे लिख लेते हैं आप अलग से। कितना आएगा 85, 120, ये कितना आएगा 102 और 102। अब देखिए जितना जितना आपको क्वेश्चन में दिया था सभी आप करते हुए चलते हैं। विक्रय मूल्य आपने सेम कर लिया। अब देखिए अब आपको क्या करना था, देखिए समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोनों का जो जोड़ है यहाँ पर, दोनों का टीवी सेट। अब देखिए अलग अलग सीपी आ गया आपका निकल के, यही तो आपको दिया था। कुल मिलाकर 41,000 था, बट एक एक कितने खरीदा ये हमें नहीं पता है। बट देखिए टोटल यहाँ पर तो हम पता लगा सकते हैं कि देखिए एक 85 का था और एक 120 का था। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, 85, 120 और 102 और 102, दोनों को जोड़ेंगे 5, 12 और 8, 20, 205। ये कितना आएगा, ये आएगा 2 और 2 4, 0 और 204। आपको क्या निकालना है, देखिए लाभ या हानि निकालना है। तो जो 41,000 है दोनों का सीपी, दोनों का सीपी कितना है 205। लाभ निकालना है 205 में से 204, मतलब एक का हमें क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। देखिए 205 का हमने खरीदे दोनों, 204 में बेच दिए, तो एक का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बस यहाँ पर एक का हमें निकालना लॉस, बस इसे काट लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। काटते चलिए, 205 को 2 से गुणा करेंगे 4, और कितना आएगा 41। ये लीजिए, ये 2 बार 400, 200 रुपए की हमें क्या होगी, 200 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर आ गया, समझ में आया आपको। अब देखिए एग्जाम में आपको क्या करना था, बस यहाँ पर जल्दी जल्दी ये चीजें करनी थी। यहाँ पर मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको देखिए क्या करना है। दोनों टीवी सेट, एलईडी टीवी सेट आपने खरीदे, एक एक कितने खरीदा हमें नहीं पता, इसे हमने ड्रॉप करते हैं। एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 5% के हानि पर। तो आपको ये सब 100 120 नहीं लिखना था, यहाँ पर एक 20% का मतलब है 1/5। तो एक 5 में खरीदा, एक 6 में खरीदा, दूसरे 15% की हानि मतलब 3/20। एक कितने का 20 में, तो हानि का मतलब माइनस कितना आएगा, ये आ गया 17। इसे सेम करना था, 17 को ऊपर नीचे गुणा, ऊपर गुणा और 6 को नीचे गुणा, 102 102, 17 पंजे 85, 6 120, 85 120, 205, 102 102, 204 1, 205 की वैल्यू 41,000। देखिए कितना फटाफट फटाफट कर रहा हूं मैं। यही अप्रोच मैं खुद भी एग्जाम में लगाता हूं, आपको भी इसीलिए बता रहा हूं। देखिए 205, ये लीजिए, ये कितना आएगा 204। 205 को 41,000 में करेंगे, 2 बार जाएगा। हमें कितना क्या करना है, हमें निकालना है लाभ या हानि। अगर हमें ये निकालना होता कि कितने में बेचा तो गुना करते 204 से, बट हमें लाभ या हानि निकालना है, मतलब 205 की 204 में बेच दिया, एक की हानि हुई तो एक से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको पीडीएफ में फायदा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए इसमें हम चेक करेंगे 4 अंकों की, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 4 से 68 से पूरी तरह विभाज्य होगी। सबसे पहले तो देखिए अगर हम कैसे करेंगे इसको, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी थी, 9 9 9 9 और 9। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या यही होती है। बेसिक से समझा रहा हूं, जो आप अगर आप मान लीजिए आप भूल जाए हर तरीके की ट्रिक और आप एग्जाम में बैठे हैं तो ये तो आपको लगानी ही लगानी है, ये तो एकदम रामबाण है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है, 99999। देखिए ये है, इसमें आपको भाग करना है किससे, 468 से। अब ये भाग कितनी बार जाएगा इसे हम करने की चलिए कोशिश करते हैं। इसको मानते हैं 468 को हम 2 से गुणा करेंगे कितनी बार, 800 और 70 70 120 140, तो 940 940 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 936। तो ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 9 3 6, माइनस करेंगे 9 में से 6 गया कितना आएगा 3, और 9 में से 3 गया कितना आएगा हमारा 6, 9 में 2 गया 0। इसके बाद इधर जाएगा 9 यहाँ पर, इसके बाद जाएगा एक बार 4 6 8, कितना बचेगा 9 में से 8 गया तो 1, 13 में से 6 गया तो 7, इधर कितना बचा 5, 5 में से 4 गया तो 171। इसके बाद यहाँ का 9 यहाँ पर उतार देंगे, ये लीजिए। इसको गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 को 4 या 12, 4 4 16, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार। देखिए 3 बार तो जाएगा ही जाएगा।
468 को गुणा करते हैं 3 बार, 468 इंटू 3, 8 × 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 × 18 और 2 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 × 12, 12 और 2 14, 1404, ये दीजिए 1404। कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो कितना है हमारा 5, यहाँ पर 1, इसके बाद 7 में 4 गया 315। देखिए 213 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें 9999 में। इसके बाद हमारा कितना बचेगा 313, ये हमारा क्या 315, ये हमारा क्या बच जाएगा, इसको बोलेंगे हम, एक सेकेंड, 315 ये हमारा बच गया शेषफल। लिख दो हम शेषफल। समझ में आया आपको। देखिए सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है, ये है 99,999। आपको इसमें भाग देना है 468 से। कितनी बार जाएगा, 213 बार तो पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद 315 हमारा शेषफल बच जाएगा। अब आपको ये निकालना है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो किससे 468 से, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 468 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 468 जो है 468, इसको गुणा कर लीजिए 213 से, ये लीजिए। इससे बड़ी संख्या तो कोई नहीं आएगी जिससे जो 468 को पूरी तरह विभाज्य करे और 5 अंकों की संख्या हो, यही आएगी। क्योंकि देखिए 213 तो लास्ट जो भागफल है वो निकल के आ गया। इसके बाद तो आगे शेषफल बच रहा है। इसका मतलब कि 213 गुणा करना है 468 से, इसको गुणा कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए आपको करना है लास्ट डिजिट, 8 या 24, लास्ट में कितना आएगा 4, 4 किसमें, इसमें 4 नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 4 नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए 3 अंकों की संख्या को आपको फटाफट कैसे गुणा करना है, 4 6 8 और कितना है 2 1 3। देखिए ऑप्शन को साथ के साथ देखते चलिए, आंसर निकल के आ जाएगा। 8 या 24 की 4, हाथ से लगी कितनी 2, 6 या 18 और 8 एकम 8, इसको गुणा करना है क्रॉस, 6 या 18, 8 एकम 8, 18 और 6 26, 26 और 2 28 की 8, हाथ से लगी हमारी 2, लास्ट में 84 किसके, लास्ट में 84 यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए ये निकल के आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी दे दनादन आंसर निकल के आ गया। समझ में आपको कैसे करना है। देखिए ये तो सबसे रामबाण तरीका है, ये तो आपको लगाना ही लगाना है सभी एग्जाम में। इससे आपका फटाफट मतलब अगर कुछ भी ट्रिक आपको नहीं समझ में आए तो ये लगाना है, इससे आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है जहां पर हम चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं इसमें कौन सी संख्या है, लास्ट में क्या है 68, 68 का मतलब है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं कि 4 का भाग किस में जा रहा है, तो जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा इसका मतलब है कि उसमें 468 का भी भाग जाएगा। 4 का भाग 68 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 का भाग 86 में जाएगा, देखिए 86 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन तो मैंने यहाँ पर आपका कटवा दिया, देख लीजिए। 64 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 84 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसके बाद देखिए 468, 8 का चेक करते हैं, 8 का इसमें जा रहा है, 8 पंजे 40 और 6 और 8, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा। तो ऐसे अब जो ऑप्शन है उनमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। इसमें चेक करते हैं, 8 पंजे 40 और 6 और 8, देखिए 468 लास्ट में आ गया, इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो मैंने आपके यही कटवा दिए। आगे जो 2 ऑप्शन दिए हैं इनमें अगर आप 468 का भाग देके भी चेक करेंगे, दोनों में से किसी एक में भी, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप 468 को पूरी संख्या में भाग देंगे, उसके बाद जो एक आपका भागफल निकलेगा, एक शेषफल निकलेगा, फिर भागफल को दोबारा 468 से गुणा करेंगे, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको कुछ ना कुछ नहीं समझ में आया तो ये तो लगाना ही है। बाकी आपको चीजें बता रहा हूँ, देखिए 4 का चेक कर लीजिए, 8 का चेक कर लीजिए, 11 का चेक कर सकते हैं, 9 का चेक कर सकते हैं, उन सभी की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। और अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बाकी के मैं बता दूंगा। 4 के और 8 के मैंने बता दिए। 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब 4 का भाग किसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन कट गए, ये लीजिए, इनको चेक किया, आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 24 आम के पेड़, इसके बाद 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। आपको क्या करना है कि पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए कि इतने तो पेड़ हर पंक्ति में आएंगे ही आएंगे। न्यूनतम संख्या जब भी आपको दी गई है इसका मतलब है आपको यहां पर निकालना है HCF। क्या निकालना, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए गए हैं। HCF क्यों निकालना, देखिए इस तरह लगाए जाने वाले पंक्तियों में केवल एक किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। यहां पर आप समझेंगे तो आपको निकालना है तीनों का HCF। अगर आप तीनों का HCF निकालते हैं यहां पर तो तीनों का HCF क्या आएगा, देखिए 4 का भाग जा रहा है, biल्कुल जा रहा है, तीनों में जा रहा है, लेकिन 4 से बड़ा कितना होगा 6, 6 का इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 का इसमें जाएगा, ओ 6 नाम 54 इसमें नहीं जाएगा। 8 का देखिए 8 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 8 से बड़ा कोई है, 9 का इसमें नहीं जाएगा, 10 11 12 का इसमें जाएगा, 12 इसमें नहीं जाएगा, तो 8 सबसे बड़ा हो गया हमारा HCF। अब देखिए 8
आपको क्या करना है, एच शेप आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ लीजिए बस। अब जोड़ेंगे कैसे, 24, 56 और 72। इस तरीके से नहीं जोड़ना है, आपको एग्जाम है, ये तो मैं खुद लिखा हूँ, खुद आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा। आपको कैसे जोड़ना है, 4 और 6 10, 10 और 2 12 के 2 हाथ से लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होगा 15, 152। इसमें भाग दे दीजिए 8 का, कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 7 और 2 8 नाम 72। ये लीजिए आंसर 19, ऑप्शन नंबर सी। चलो आंसर आ गया, आंसर हमारा निकल के आ गया। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2 कारें अहमदाबाद से शुरू होती है। 2 कारें हैं अहमदाबाद, मान लीजिए यहाँ से 2 कारें चलना शुरू होती है। इसके बाद विपरीत दिशाओं में चलती है। इसका मतलब है कि अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशाओं में, एक कार इधर चल रही है और एक कार इधर चल रही है, इस तरीके से, जिसमें एक कार की चाल दूसरी चाल से 200 किलोमीटर घंटा अधिक है। मान लीजिए एक चाल है, एक कार की चाल x है, तो दूसरे कार की चाल कितनी होगी, x प्लस 200 किलोमीटर घंटा। समझ में आ रहा है आपको। अहमदाबाद से 2 कारें शुरू होती है, एक चलती है इस तरफ राइट हैंड साइड और एक चलती है लेफ्ट हैंड साइड। एक कार की चाल दूसरे कार की चाल से 200 किलोमीटर घंटा अधिक है। मान लीजिए एक कार की चाल x किलोमीटर है तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 200 किलोमीटर। यदि वे 9 घंटे बाद 4500 किलोमीटर दूर है, उन्होंने कितना टाइम तक, मतलब 9 घंटे तक उन्होंने दोनों कारें चली। 9 घंटे बाद दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए यहां पर क्या समझा रहा हूं मैं आपको, दोनों कारों ने एक इधर चली और एक इधर चली, 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी होगी 4500। यहां पर एक कार रुक गई यहां पर जाके और एक कार रुक गई यहां पर जाके, उनके बीच की दूरी होगी 4500। और वो कितने टाइम तक चली, वो चली 9 घंटे तक। दोनों कारें 9 घंटे तक चली और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 4500। यहां पर हमें क्या निकालनी है, औसत दूरी, मतलब दोनों को मिला के। समझ में आ रहा है आपको, दोनों को मिला के स्पीड कितनी होगी। इसको जोड़ेंगे 9 से काटेंगे 5 बार, ये लीजिए 500 किलोमीटर। तो जो 200x प्लस 200 प्लस x, इसकी जो वैल्यू है, देखिए स्पीड में बता रहा हूं, स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, दोनों की 4500, टाइम कितना है हमारा 9 घंटा। दोनों को मिला के जो स्पीड होगी वो कितनी होगी हमारी 500 किलोमीटर, 9 पंजे 45, तो 500 किलोमीटर आ गए। तो यहां पर करते हैं 500। अब इसे सोल्व कर लीजिए, x प्लस एक्स 2x प्लस यहाँ देखिए 200 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 500 में से 500 माइनस 200 कितना आएगा, x बराबर 300 अपॉन कितना होगा ये 2, क्योंकि 500 में से 200 गया 300, 2 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, इसको काटेंगे 150। x की वैल्यू आ गई हमारी 150। हमें क्या निकालना है, तो दोनों कारों की चाल का योग क्या है, दोनों कारों की चाल का योग ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी 500 किलोमीटर। आंसर निकल के हमारा आ गया। इस तरीके से अलग अलग निकालना हो तो अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, और दोनों कारों का योग तो आपको डायरेक्ट ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये लीजिए, इतना सब लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 500 किलोमीटर, आंसर निकल के आ गया। अगर अलग अलग निकालना होता उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, और एक साथ निकालना गया है तो उसको एक साथ जो निकाला है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान। देखिए जो कप्तान है, कप्तान 35 वर्ष का है, जो कैप्टन है वो कितना है 35 ईयर का है। इसके बाद जो विकेट कीपर है कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, जो विकेट कीपर है वो कितना है, कप्तान कितना है 35 साल, उससे 5 वर्ष बड़ा, मतलब कितना हो गया 40 ईयर का। ठीक है, समझ में आया। कप्तान कितने का 35 ईयर का दिया हुआ है, लेकिन जो विकेट कीपर है कप्तान से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, तो विकेट कीपर 35 प्लस 5 कितना होगा 40 ईयर। आगे चलते हैं, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो तब शेष खिलाड़ियों के औसत आयु पूरी टीम के औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। मान लीजिए पूरी टीम की औसत आयु है x, ठीक है, माना औसत आयु, अब औसत आयु कितनी है x, खिलाड़ी कितने हमारे टोटल 11। अगर हमें टोटल निकालना हो तो टोटल कैसे निकालते हैं, औसत आयु को गुणा कर देते हैं जितने भी व्यक्ति दिए गए हो या जितने भी सदस्य दिए गए हो, तो टोटल हमारा कितना होगा 11 इंटू एक्स, 11x। इसमें से हमने घटा दिया, किसी 2 खिलाड़ियों को हमने हटा दिया। कौन कौन से, यदि दोनों की आयु को हटा दिया जाए, कप्तान और विकेट कीपर को हटा दिया। कप्तान और विकेट कीपर का टोटल हमारा कितना है 40 प्लस 35 कितना होगा हमारा 75 को हमने हटा दिया। इसके बाद हटाने के बाद जो हमारी पूरी टीम की औसत आयु है क्या होगा, जो हमारे पूरी टीम की औसत आयु है वो कितनी होगी 3 वर्ष कम हो जाएगी। मतलब जो शेष खिलाड़ी बचे हैं, कितने बचे हैं हमारे 11 में से 2 गए तो 9 खिलाड़ी,
9 खिलाड़ी की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हमारी घट जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए औसत आयु कितनी थी पहले x, कितनी घट जाएगी 3 वर्ष, और कितने खिलाड़ियों घट जाएगी 9 खिलाड़ियों की। बस ये एक लाइन थी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की थी कि औसत आयु x है, ठीक है। इसके बाद कप्तान की 35 है और विकेट कीपर की 40 ईयर है, दोनों को जोड़ेंगे 75। जब टोटल हमारा कितना होगा, सदस्यों गुणा कर देंगे औसत से, सदस्य कितने 11, औसत कितना है x, 11x, इसमें से 75 घटा दिया, तो जो औसत आयु कितनी x वो कितनी घट गई, 3 वर्ष घट गई, और कितने खिलाड़ियों पर, 9 खिलाड़ियों पर। बस इसे सोल्व कर लीजिए, 11x माइनस 75 इज इक्वल टू 9x माइनस कितना होगा 27। 11x में से 9x घट जाएगा, 11x माइनस 9x बराबर 75, इधर आ जाएगा प्लस में और माइनस का 27, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 2x, इधर कितना आएगा 15 में से 7 गया तो 8, इधर 6 में से 2 गया तो 4, x बराबर 48/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 24 ईयर। आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर निकल के आ गया। समझ में आपको पूरी टीम की औसत आयु क्या है, हमें क्या निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमने x को ही क्या माना है, औसत आयु माना है, तो x हमारा डायरेक्ट निकल के आ गया। अगर आगे कुछ और पूछा होता, मान लीजिए आपसे पूछा होता कि पूरी टीम की औसत आयु ना मान के जो जितने खिलाड़ी बचे हैं 9 खिलाड़ी, अगर उनकी औसत आयु पूछी होती तो x को हम क्या करते हैं, जो औसत आयु है x, इसमें से हम कितनी घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं, 21 निकल के आती, तो वो हमारा आंसर हो जाता दूसरा। लेकिन हमें क्या पूछा है, पूरी टीम की औसत आयु पूछी है, तो हमारी कितनी है 24 वर्ष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का कितना होगा 14, ये कितना है हमारा 1 4 6 4 1 कितना होगा 10,000, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बटे का चिन्ह बीच में गुना हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, एक राशि के लिए ब्याज की दर हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, हमें ये निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकलता है, आपको ये तो पता होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू हमारी 10, ठीक है, हमने इस पे ब्याज निकाला 10 मान के छोड़िए, आप निकालिए 100, हमने इस पे ब्याज लगाया 10%, तो कितने की हो जाएगी वैल्यू हमारी हो जाएगी 110 ब्याज को मिलाकर, ठीक है। 100 रुपए की कोई चीज थी, हमने 10% ब्याज जोड़ा, कितनी होगी 110 रुपए की। इसके बाद देखिए अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो अगले साल भी कितना होगा 10%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज जुड़ता है, तो हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं रेशो में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 से और 11। अब क्या करते हैं, इसका करते हैं स्क्वायर और आगे आंसर करते चलेंगे। कैसे करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, इसका कर देंगे स्क्वायर इधर और इसका करेंगे स्क्वायर इधर। दूसरे वर्ष के लिए हमारा जो ब्याज होगा जुड़ के, यहाँ पर मूलधन है हमारा 100 और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 2 वर्ष बाद आपको मिश्र धन के रूप में कितना पैसे देना है 121 रुपए। 100 रुपए की आपने चीज खरीदी, 10% का आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, कितना 10%, और 2 वर्ष के बाद वो वस्तु कितने की हो गई, आपको 121 रुपए के आपको वस्तु के देने हैं। मतलब आपने 100 रुपए का लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 2 वर्ष के बाद आपको 121 रुपए देने हैं। मान लीजिए आपको 3 वर्ष के लिए आपने ले लिए 100 रुपए, 3 वर्ष के बाद आपको कितने रुपए देने होंगे, तो इसको करेंगे क्यूब, 10 का क्यूब कितना आएगा 1000, ठीक है, और 11 क्यूब कितना होगा हमारा, ये होगा 1331, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु आपने खरीदी, 2 वर्ष के बाद 100 का आपको देना पड़ा 121 रुपए। अगले वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए आपको कितना देना होगा, अब यहां पर ये मत मान के कि मैं मत मान के चलिएगा कि 1000 का आपको 1331 देना होगा, नहीं, आपने 100 का ही खरीदा, 100 को बस 100 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 1000 आ गई, देखिए। इसलिए रेशो में निकाल के मैंने आपको बताया वैल्यू हटाकर 2 वर्षों के लिए कितना हो गया 100। अब देखिए अगर आप 2 वर्षों के लिए लेंगे 100 रुपए की वस्तु, बटे में करेंगे 100 और 121 आप निकालेंगे तो यहाँ पर 121 ही तो आएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 100 आ गया, इसको हटाकर हमने, अब देखिए तीसरे वर्ष के लिए क्या होता है 10 का हो जाता है क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और कितना होगा 1331, यहाँ पर करेंगे 1331, इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 133.1 के लिए 3 साल के बाद आपको 133.1 का क्या देना होगा, टोटल मिश्रधन देना होगा और 33.1 आपका ब्याज जुड़ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। अब 3 साल का आ गया कितना 133.1। अब मान लीजिए आपको 4 वर्ष के लिए आपने ले लिया लोन, तो 4 वर्ष के लिए आप क्या करेंगे, इसका करेंगे 4, क्यूब के बाद कितना आएगा 4, 10 का 4 कितना होगा 4 जीरो लगा लिए 1 2 3 4, अब 13, अब यहाँ पर 1331, 11 का 4 कितना होगा, मान लीजिए आपको याद नहीं है लेकिन आपको क्यूब तक याद है 1331,
आपको गुणा यहाँ से 11 से गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आपको लिखना है 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 ये लीजिए 146,141। ये आ गया आपका 4 साल का। अब आप देखिए 100/10,000, ठीक है, इंटू 14641। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगी। लिए 4 साल बाद आपको देना है 146.41 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा 146.41। 4 साल के बाद इतने रुपए की वैल्यू हो जाएगी आपके 100 रुपए का जो आपने लोन लिया, आपको 146.41 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये सब इतनी बड़ी रामायण जो ये आपको सुनाया है, ये जो बताया है, ये मैंने क्यों बताया, ये इसीलिए बताया ताकि आप जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें आप क्यूब, फोर्थ, स्क्वायर इन सबको समझ पाए। अब देखिए ये इसलिए बताया, देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि जो 10,000 की वैल्यू है, 10,000 की कितनी होगी 14141 कितनी होगी, ये होगी 14,641 रुपये होगी। 14,641 कब होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 4 वर्षों के लिए 10%। कितना होगा 10%। समझ आया को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी 10%। अगर आपको 3 साल के लिए देता हो तो 1,000 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1331। ये इसलिए बताया ताकि आप फटाफट फास्ट सॉल्यूशन निकाल पाए। देखिए ये सिर्फ आंसर ईमानदारी से बता रहा हूं, जो टॉपर बच्चा होगा ये सिर्फ 5 सेकंड या 4 सेकंड लास्ट मान के चला रहा हूं, क्वेश्चन पड़ेगा 2, 3, 4 सेकंड में देखेगा, 10% निकाल के आगे चला जाएगा और आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो आपको भी ये इसको इसीलिए इतना ही बता के जा रहा हूं मैं, ताकि आपको ये याद रहे कि जब भी देखिए क्यूब, मान लीजिए आपको दिया हुआ होता है, जैसे आप 20%, मान लीजिए आपको एक वैल्यू होती 100 और आपको इसको गुना कर दिया 196 से, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि 100 रुपए की वैल्यू 196 रुपए कैसे होगी। तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लगा है, वो निकला है, देखिए 100 किसका स्क्वायर है 10 और ये किसका स्क्वायर ये है 14 का। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारी है 40%। समझ में आया कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर है 14 का और वैल्यू हमारी कितनी आती है 10। 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो देखिए 4/10 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर और 40% निकल आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह है सबसे बेस्ट तरीका आंसर निकालने का। तो याद रहेगा आप सभी को, याद नहीं भी रहेगा तो याद रखना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, छोटे मोटे क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करोगे आपका ही लॉस होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि जब 8, 12, 16 उन्हें विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। मतलब 400 और 500 के बीच में 8, 12 और 16 को विभाजित करने वाली संख्या है, उन दोनों का योग ज्ञात करना है कि संख्याओं जो होगी उसमें हमें 5 भी जोड़ना है, शेष कितना बचेगा 5। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले 8, 12 और 16 इसका निकालना है एलसीएम। कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा हमारा 400 मतलब 48। आपको एलसीएम कितना आएगा हमारा 48। इतना तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको नॉर्मल चीजें ये सब आपको आती है, फटाफट आप एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 48। आगे चलते हैं, देखिए 48 एलसीएम आ गया। अब 400 और 500 के बीच की संख्या लेनी है, तो 400 और 500 के बीच की संख्या 48, इन दोनों का भाग जो ये 3 संख्या है, इन तीनों संख्याओं का भाग किस में जाएगा 48 में जाएगा। और 48 के जो गुणा होंगे, मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो 96 में भी 8 और 12, 16 का तीनों को भाग जाएगा। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144। 144 में भी 8 और 12 और 16 तीनों का भाग जाएगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए, ताकि आपको देखिए क्लिक करेगा दिमाग में, कैसे क्लिक करेगा सोचिए। 8, 12 और 16 तीनों का एलसीएम कितना है 48। हमें कौन सी संख्या लेनी है 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच की संख्या लेनी है। अगर इसको 2 से गुना करेंगे 96, तो 96 में भी तीनों का भाग जाएगा। और 3 से गुना करेंगे तो 144, इसमें भी क्या करेगा तीनों का भाग जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि 480 को अगर हम मानते हैं 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, 400 मतलब 48 को 10 से गुणा करते हैं, 48 इंटू 10 कितना आएगा हमारा 480। तो जो 480 हमारा है इसमें क्या तीनों का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 48 में तीनों का भाग जा रहा है तो 480 में क्यों नहीं जाएगा। तो एक तो संख्या हो गई हमारी 480 प्लस, देखिए प्लस क्या 5 शेष बचता है, तो हमें इसमें 5 भी जोड़ना है। तीनों का भाग देने के बाद 5 शेष बचता। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती यहाँ पर ये कर देते हैं कि 8, 12 और 16 तीनों का एलसीएम निकाल दिया 48, 48 में हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर 48 में प्लस 5, ये लीजिए कितना आएगा हमारा 53।
अब 53 के गुणा देखने के जाते हैं। अब आप देखिए 53 को आप कितना होगा, दूसरा गुणा 106 होगा, ठीक है। 106 में आप मान लीजिए 12 का भाग दीजिए, 12 कितनी बार जाएगा, 12 12 12 7 84, 12 8 96, ठीक है, 12 8 96 आ गया। कितना बच गया, 10 में 12 भाग दे रहा नहीं, लेकिन एलसीएम कितना बच रहा है यहाँ पर देखिए, वो शेषफल 10 बच रहा है, जबकि शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए, शेषफल हमारा 5 ही बचना चाहिए, 10 नहीं बचना चाहिए। इसीलिए हम पहले नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में जाके जोड़ेंगे, इसलिए मैंने लास्ट में जोड़ा है। तो एक संख्या हमारी होगी 485, देखिए ये 400 500 के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक संख्या कौन सी हो सकती है, अगर इसको 9 से गुणा करेंगे, 10 से कितना होगा, 480, 480 में से अगर 48 घटाते हैं तो कितना आएगा, 480 में से पहले 50 घटाइए, कितना आएगा हमारा 30 में 2 जोड़ दीजिए, 432, 432, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारा 437। ये लीजिए, ये जो दो संख्या होगी, एक ये और एक ये दो संख्या ऐसी हैं जिसमें 8 12 और 16 तीनों को भाग जाने के बाद शेषफल हमारा 5 बचेगा। इसके अलावा 400 और 500 के बीच में और कोई सी भी संख्या नहीं होगी। बस इन दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ पर, 437 प्लस 485 कितना आएगा हमारा, 7 और 5 12 की 2 हाथ से लगी 1, 4 और 8 12 की 2 हाथ से लगी 1, और ये 922। कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करते हैं फटाफट। 17 माइनस 4 यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ पर करते हैं 9 का भाग देंगे 5.4 में, कितना आएगा हमारा 9 छिकी 54, पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.6 यहाँ पर, और 4 को गुणा करेंगे 9 से, ठीक है, 0.6 से गुणा करेंगे 4 से, कितना आएगा 6 चौक 24, एक संख्या छोड़ के पॉइंट तो 2.4 प्लस, देखिए यहाँ पर ही करा रहा हूँ फटाफट 6 इंटू 19 पंजे कितना होगा 95, 19 छिकी 114, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 11.4। बस अब देखिए यहाँ पर 17 और 11 कितना होगा 28 और 4 28.4 माइनस 2.4, 8 में से 2 गया तो 6 और 26, ये लीजिए कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 26 हमारा आंसर निकल के आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन ही है, तो हाँ तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तो फटाफट करते हुए आगे चलेंगे। एक कार को 1,20,000 रुपये में बेचकर डेविड को 20% का लाभ होता है। 1,20,000 में बेचा, 120% का 20% का उसे लाभ हुआ तो कितने की वैल्यू होगी 120 की। हमें क्या निकालना है, यदि उस कार को 30% लाभ पर बेचा होता तो हमें क्या करना है 130 पे निकालना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता है, बस एस पे निकालना है, भाग दे दीजिए। 120 से कितनी बार कटेगा, एक बार 1000 और 13 को इससे गुणा कर दीजिए, 13 30 और 1 2 3 कितना होगा 1,30,000। कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए आंसर निकल के आ गया। समझ में आपको कैसे क्या ऐसे करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। देखिए ये तो मतलब सेकंडों का आंसर है, पेन ही नहीं उठाना था आपको। 1,20,000 20% का लाभ मतलब 120 का 1,20,000 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 30% का लाभ मतलब 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 किसमें, 13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यदि a प्लस बी प्लस सी 14 है तो ए बी बी सी सी एस 47 है, ए बी सी 15 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला जो आपको क्या करना है, याद रखना है हमेशा के लिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस कितना होगा हमारा ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लीजिए, ये एक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लोग बस ये फॉर्मूला याद नहीं होता, यहीं पर ही क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन उन्हें आ रहा होता है बट फॉर्मूला याद नहीं होता तो हमारा उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए इसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक्स। देखिए एक्स मैंने क्यों माना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। बार बार तीनों को लिखेंगे हमारा फालतू जगह वेस्ट होगी, तो जगह हमें मतलब जगह घेरेंगे तो जगह हमें घेरानी नहीं है, यहीं से निकालते हैं। इसको मान लिया एक्स माइनस 3 एबीसी की वैल्यू कितनी है 15, यहां पर गुणा कर लिया 15 से, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है 14, ये की गुणा कर दिया यहाँ पर 14 से। इसके बाद आगे ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा 14, ये देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर स्क्वायर माइनस 3ab बी सी सी कितना है हमारा 47, तो 3 इंटू 47 ये देखिए ये, बस यहाँ पर इसे सोल्व कर लीजिए। एक्स माइनस 15 दिया
45 इज इक्वल टू 14, यहाँ पर इसको करेंगे 14 का इसका कितना होगा 196 माइनस इसको 3 से गुणा करेंगे कितनी बार 4 या 12 7 21 141 7 21 141 सोल्व करेंगे 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0 और 14 इंटू 55 करेंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारा 14 को 5 से गुणा किया 14 पंजे, देखिए इधर आगे कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे x माइनस 45 इज इक्वल टू 14 इंटू 55, 14 पंजे 70 की 0 हासिलेगी 7, 14 पंजे 70 770 बराबर x बराबर, अब देखिए -45 x को 45 को जोड़ लीजिए 770 में 770 प्लस 45 कितना होगा हमारा 5, ये देखिए 5 कितना होगा यहाँ पर कर देता हूँ साइड में 5 और 4 और 7 11 की 1 हासिल लगी 1 7 और 1 8 815, ये लीजिए ये निकल गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर आ गया समझ में आपको। देखिए आपको बस ये एक जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है ये एलजेब्रा का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, यहीं पर ही बच्चे ये गलत कर देते हैं तो उनका आंसर भी गलत आ जाता है। एक बार मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप इसे वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, बाकी मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज कितना -3ab इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद बड़ा कोष्टक यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लीजिए ये आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप सीजीएल अगर आप देते हैं सीएचएसएल उनमें भी बहुत जगह ये फॉर्मूला काम आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan 45 और cot 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी आपको बताता हूँ। देखिए एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो मान होता है ये होता है 1, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी चीज कौन सी, एक है साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा साइन 2 थीटा, यहां पर है 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए tan 45, अब tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 अपॉन कोस 15। समझ में आपको क्यों लिखा है। देखिए tan थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, आपने पढ़ा ही होगा तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना कोट 15 कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोस 15 अपॉन साइन 15। सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम होगा कोस 15 साइन 15। इसको कोस से यहाँ पर कोस कट जाए कितना साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन से साइन कट जाए कितना आएगा कोस स्क्वायर 15। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे। देखिए कितना आएगा, ये जो है साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा सेम है तो दोनों को जो प्लस करते हैं स्क्वायर को तो कितना आता है प्लस का हमारा 1, यहां पर कहते हैं 1 अपॉन कोस 15 और साइन 15। देखिए ये जो मैं आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे कर रहा हूं, बाकी ये फटाफट एग्जाम में तो बहुत जल्दी हो जाता है। आगे देखिए 1 अपॉन, अब देखिए हमें क्या चाहिए नीचे 2 साइन थीटा और कोस थीटा। हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा तो है बट 2 नहीं है। 2 के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। यहां से नीचे ऊपर 2 से गुणा किया कितना आएगा हमारा 2, नीचे 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 कोस थीटा और साइन थीटा। देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा गुणा में तो इसे बाद में लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, एक बात है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन कितना आएगा 2 अपॉन, अब देखिए 2 साइन थीटा और कोस थीटा इसकी वैल्यू कितनी है साइन 2 थीटा। अब यहां पर इनकी वैल्यू कितनी है 15 लिख देता हूं यहां पर 15 और 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 गुणा 2 कितना होगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। 2 अपॉन साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसको सोल्व करेंगे 2, अब नीचे 2 दे ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 4। आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 7,200 रुपए और राघव को 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर 8,400 रुपए उधार दिए। उनसे ब्याज के रूप में कुल 4,968 रुपए प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। इसको सोल्व करने का तरीका होता है, देखिए एक अनिल ने साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,200 रुपए कितने जमा किए और राघव ने 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर समान ब्याज दर पर 8,400 रुपए उधार दिए। दोनों ने अलग अलग अमाउंट दिया बट दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है और दोनों पे जो कुल ब्याज मिलाकर आया वो कितना है, 4,908। ठीक है सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूला क्या है, SI P इंटू कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू कितना हमारा टीपी हमारा होता है मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा ब्याज दर T होता है हमारा समय अपॉन 100। ये लीजिए इसका पहला जो वैल्यू देखिए 7,200, इस पे जो हम ब्याज निकालते हैं 3 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है मान लीजिए R, हमें पता नहीं है हम R मान के चल रहे हैं। इस पे जो ब्याज आएगा टोटल हमारा 100 प्लस इसका जो ब्याज है और टोटल दूसरा कितना है 8,400, कितने वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष 4 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी R क्योंकि दोनों का सेम है और ये नीचे 100। अब इन दोनों पे जो टोटल हमारा ब्याज मिलाकर आएगा वो कितना है 4,968। बस ये लाइन आपको बनानी थी, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे सोल्व। 3 को गुणा करते हैं 72 से, कितने बार जाएगा 3 दूनी 6 और 7 1 216, 216 और 00 कितना होगा हमारा R प्लस, देखिए बट्टे में दोनों का एलसीएम 100 ही आएगा तो इसलिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। इसका 100 का एलसीएम 100, 8,400, 4 से गुणा करेंगे एक बार 00, 416 की 6 हाथ से लगेगी, 4 32 और 1 33, ये लीजिए। इसके बाद R बराबर 4,968। आगे करते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 00 से 2 00 00, 6 और 6 12 के 2 हाथ से लगी 1 3 और 1 4 4 और 1 5, 3 और 2 5 R, ये 100 यहाँ पर आके गुना हो जाएगा 4,968,00। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 4,968,00 अपॉन कितना होगा 552,00, 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको काटा कीटी नहीं करनी है और गुणा भी नहीं करना है। फटाफट देखिए 5 को किस से गुणा किया जाए कि 40 और 50 के बीच में आ जाए। एक आप 8 से कर सकते हैं, लेकिन 8 पंजे 40 तो ये तो बहुत 49 से बहुत कम हो जाएगा। तो हम 9 से गुणा करते हैं, 8 नाम 45, ठीक है, और 9 दूनी 18, लास्ट में कितना रहा 9 से गुणा करते हैं हम 2 बार, 9 को 2 से गुणा करेंगे लास्ट में क्या आएगा 8, तो यहाँ पर भी ऊपर क्या है हमारा 8। इसका मतलब है ये जो 552 है ये 9 से गुना हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 9 बार, तो 9%, ये हमारी आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये क्या है, मैं एकदम अच्छे जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं उनको अच्छे साथ लेके चल रहा हूँ। नॉर्मल बच्चों को क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको समझना है। आपको ये चीज़ें इस तरीके से देख लेनी है कि आपको जब एग्जाम में आपके पास आए, मतलब देखिए अगर आप जीके के अच्छे तरीके से पढ़ के रखेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा, तो आप मैथ में अगर थोड़ा टाइम देंगे तो आपके क्वेश्चन बन के हमारे हो जाएंगे। लेकिन जो मॉडरेट लेवल के बच्चे आपको क्या करना है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ट्रिकें बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सोल्व होगा, बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, फास्ट सोल्व करना है, इतना आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हुए चलना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 20 मैन प्लस 15 बॉय, इनको लिखते हैं बॉय, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 25 पुरुष और 10 लड़के, देखिए पुरुष नहीं होगा यहाँ पर, यह आदमी ही होगा। पुरुष और आदमी एक ही बात है, बट कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ये भी आदमी है। 25 आदमी और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं। तो 25 मैन प्लस 10 बॉय कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में। दोनों में देखिए टाइम सेम है, मतलब दोनों में काम है, जो टोटल वर्क है दोनों में सेम है, तो मैंने दोनों को बराबर में लिख दिया। बस एक में क्या है 20 आदमी और 15 लड़के 10 दिन में करते हैं, और एक में 25 आदमी है 5 आदमी बढ़ जाते हैं और 10 लड़के 5 आदमी घट जाते हैं, तो काम 9 दिन में हो जाता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात निकालना। बस इन दोनों का रेशियो निकालना है। सोल्व कर लीजिए, रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। 20 को गुणा करते हैं 200, ये आएगा 200 m प्लस 150 b, कितना आएगा हमारा 25 नाम 225 m प्लस 90 b। यहाँ का 200 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 200
225 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 25m बराबर 150 में से 90 जाएगा, कितना आएगा, ये बचेगा 60b। रेशन निकालना है, यहाँ 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 12 बार, बॉय का कितना हो जाएगा 5 और मेन का कितना हो जाएगा 12, 5:12, यही आपको निकालना था, कौन सा है 5 अनुपात, देखिए 5 अनुपात 12 यहाँ पर भी और 5 अनुपात 12 यहाँ पर भी है। एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले कौन सा पूछा, एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात क्या है, तो पहले आएगा मेन का रेशो। मेन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा यहाँ पर मेन का कितना है, मेन का है 12, तो पहले आएगा 12, तो 12 यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, ये होगा हमारा आंसर। देखिए पूरा क्वेश्चन आपने निकाल लिया, लास्ट में आपको 2 ऑप्शन मिले, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, ऑप्शन टिक कर दिया और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। एग्जाम में गलत करके आगे फालतू के नंबर कटवा लिए, क्यों करना है गलत, ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर लास्ट में लैंग्वेज भी हमें अच्छी तरीके से समझनी है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से लैंग्वेज समझनी है और हिंदी वाले बच्चों के लिए, देखिए दोनों के लिए है, बट आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बस लैंग्वेज अच्छे से पकड़ के चलनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सीधा सा दिया हुआ है, x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और x³ प्लस x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, देखिए x प्लस, अब देखिए ये जो ऊपर माइनस का चिन्ह है इसको लिखते हैं 1/x, जो माइनस का ऊपर चिन्ह होता है इसका मतलब है कि ये संख्या बटे में है, तो कितना होगा 1/x, ये कितना है 7। अब आपको ध्यान होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू जब n होती है तो x³ प्लस 1/x³, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है n³ माइनस 3n, ठीक है। इसे सोल्व करना है, देखिए 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 343 माइनस 3n मतलब 7 इंटू कितना होगा 3, ये लीजिए 343 माइनस 21 कितना होगा हमारा, 2 में से 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये लीजिए आंसर हमारा निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, ठीक है। शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास, देखिए ये आपको समझना है, आपको त्रिज्या और व्यास में कंफ्यूज करते हैं कई बच्चे, क्या करते हैं कि ये जो 6 सेंटीमीटर है इसे त्रिज्या मानकर अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बट यहाँ के आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, व्यास लिखा हुआ है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पर हमारी आर क्या होगी, त्रिज्या होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ गोले बनाए बेलनाकार आकार में, मतलब बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, गोले यहाँ पर कुछ गोले हैं, गोले का क्या होता है हमारा आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr²h, जिसमें कुछ पानी होता है वह पूर्णतः डूब जाता है यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर, देखिए बीकर यहाँ पर बेलनाकार बीकर का व्यास, यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी होगी, त्रिज्या होगी हमारी 4.5 r बराबर, ठीक है। तो जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया तो बीकर में गिराए गए शीशे गोले की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, देखिए जो गोले के एक गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r², 4/3 पाई r क्यूब, तो क्यूब के लिए कितना होगा 3 × 3 × 3, ठीक है। ये इसमें जो ये गोले का आयतन ऐसी कितने गोले हैं x, हमें पता नहीं कितने गोले हैं, बट जो सभी टोटल गोले हैं, देखिए एक गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ऐसे कितने गोले हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, बट जितने भी टोटल गोले होंगे जो आयतन होगा वो आयतन किसके बराबर होगा, वो आयतन होगा बेलन के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन कितना, पाई, बेलन है, हाँ बेलन है, पाई r²h, r हमारा कितना है, त्रिज्या के हमारे कितने हैं 4.5 × 4.5 इंटू और h हमारा कितना है 32 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको, दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ साइड में। सबसे पहले तो गोले का फॉर्मूला हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है बेलन का पाई r²h। समझ में आया आपको, बेलन का आयतन पाई r²h और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। पाई से यहाँ पर पाई काट दीजिए, ओ देखिए यहाँ पर काटेंगे 3 से, ये जो पॉइंट है इसे नीचे लिख देते हैं बटे में 100, ये इसे काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, ठीक है। इसके बाद आगे काटते हैं, 4 को काटेंगे यहाँ पर किससे 8 बार, 3 को नीचे कट रहा है नहीं कटेगा, गुणा में जाएगा। यहाँ पर 5 को काटते हैं, 5 कटेगा कितनी बार 20 बार, ठीक है। इसके बाद 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 इसको काटेगा 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यहाँ पर ये 3 × 2 बच गया और ये जो 3 है ये 3 यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ये लीजिए आंसर निकल के आप आ गया ऑप्शन नंबर
18 ऐसे गोले हैं जो एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, जिससे 32 सेंटीमीटर वो बढ़ जाता है। समझ में आया आपको? बस आयतन बराबर रखना था, आंसर निकल के आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 32,280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 32,280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसी संख्या निकालनी है जिस मतलब मान लीजिए 7 को अगर 35,280 में भाग देंगे तो जो भागफल हमारा निकल के आएगा वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। किसी का भी स्क्वायर हो सकता है, 40, 45, 50, 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, किसका भी स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर होना चाहिए। कैसे करेंगे? एक तो आप भाग दे के चेक कर लीजिए, ठीक है, भाग दे के चेक करते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो क्योंकि इस संख्या ज्यादा टफ नहीं है। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, जीरो आएगा बीच में, हाँ बिल्कुल आएगा। 7 चौक 28, जीरो, 5040, 504, हाँ 5040, ये लीजिए। 5040 को 7 से गुणा करें कितना आएगा? अब ये किसका स्क्वायर है, कैसे चेक करेंगे? देखिए लास्ट में जीरो आ रहा है, अगर 10 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो। किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं आता है जिसमें लास्ट में सिंगल जीरो हो। जब भी आपको सिंगल जीरो दिया हुआ हो मतलब वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं 3 की तरफ। 3 से भाग देंगे, 3 से एक बार, 3 से एक बार, कितना बचेगा? 2 और 2, 3 से 21। इसके बाद कितना बचेगा? 1 और 8, 3 6 18, ये लीजिए। यह भी लास्ट में एक जीरो आ रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो स्क्वायर बताना है। अब स्क्वायर किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। एक जीरो आएगा तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। देख लीजिए, आप खुद दिमाग लगा लीजिए। मान लीजिए आपने 34 का किया तो 34 इंटू 34, यहाँ पर तो आपकी आएगी संख्या, जीरो तो आएगा ही नहीं। जीरो किस में आता है? 10 में, 20 में, 30 में, 400 में। तो आप 10 का 10 से करेंगे 2 जीरो आएगा, देखिए 200। अगर आप 20 का भी करेंगे तो 20 का कितना होता है? 400, यहाँ पर भी 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 1 जीरो 1 जीरो, तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। देखिए फटाफट निकाल दिया। जब 5 से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 की कितनी बार जाएगा? 5 से 35, इसके बाद 5 पंजे 25 और 5 6 30, 756। ये हो सकता है एक स्क्वायर किसी का। 4 से काटते एक बार, 4 8 32, कितना बचेगा? 3 और 2, 4 8 32, 4 दूनी 8 और ये जीरो, ये लीजिए, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, ये निकल के आ गया आपका आंसर। ये भी नहीं, हमारा आंसर नहीं हो सकता। सीधा सा है। अब मान लीजिए एक संख्या और दी हुई होती जिसमें 2 जीरो था, फिर आप कैसे करते? आपको बस चेक करना था, लेकिन 2 जीरो होता तो वो पूर्ण वर्ग होता ही होता। पूर्ण वर्ग का इक्वेशन है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समानुपाती 16 है, तो ऐसी संख्याओं में कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। मान लीजिए, जो देखिए कोई भी संख्या का एचसीएफ होता है तो दो संख्या होती है, उनका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए देखिए 2, बेसिक से थोड़ा समझा रहा हूँ, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा समझना है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके थोड़ा फायदा हो जाएगा। 8 का, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या निकालते हैं जो सबसे बड़ी हो और जिसका तीनों में भाग जाए। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 2। देखिए ऐसे तो एक भी हो सकता है, एक तो क्या है सबका ही होता है, तो एक को हटा देते हैं। एक बार हम थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 16, इसको हटाते हैं 4 को, और एक लेते हैं 32। अब इसमें किस किस का भाग जाएगा? एक देखिए 2 का तीनों में जा रहा है, एक बार 4 का तीनों में जाएगा और एक 8 का तीनों में जाएगा। लेकिन हमें तो सबसे बड़ी लेनी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 8। ठीक है, सबसे बड़ी के लिए आप चेक करना है कि जो सबसे छोटी संख्या दी गई हो, अगर उसका तीनों में भाग जा रहा है तो वही एचसीएफ होगा हमारा। सबसे छोटी संख्या तीनों में कौन सी? 8। इसका तीनों में भाग जा रहा है तो इसका एचसीएफ कितना होगा हमारा? 8। ठीक है, अगर देखिए एक संख्या हमारी 8 पहली, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 8 इंटू 2, मतलब इसमें हमारा एचसीएफ तो है ही है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना है एक बार, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। 16 है जो कितना है? 8 इंटू 2, मतलब 8 इसमें भी है तो एचसीएफ इसमें भी है। अब 32 है, 8 इंटू 4, ठीक है, 8 चौक 32, इसमें भी एचसीएफ है। मतलब जो संख्या होगी उसमें एचसीएफ तो होगा ही होगा। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको यह समझना है। एक संख्या हमारी 16 एचसीएफ है, ठीक है, एक संख्या हमारी एक्स में जो छोटी संख्या है, मतलब कोई सी भी संख्या है, एक्स में 16 का गुणा तो जाएगा ही जाएगा, तभी तो वो 16 का, जब भी उसका 16 एचसीएफ निकल के आएगा, क्योंकि उसमें 16 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। एक दूसरी संख्या कौन सी हमारी? 16y। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं को योग कितना हमारा? 288। ये लीजिए 16 एलसीएम ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 16 का भाग दीजिए, 16 एकम 16,
कितना बचेगा 128, और 16 कितने बजाएगा 16 पंजे 16 6 16 16 7 128 7 बार, 7 और 56 7 64 8 बार 18 बार। ये लीजिए, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आपको क्या बताना था, ऐसी संख्याएं कितने हैं जोड़े बन सकते हैं। अब जोड़े बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस सीधा सा इनके जोड़े बनाने, कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो 1 का बन सकता है, एक 9 का बन सकता है। एक संख्या 16 एकम 16, 16 नाम 144, ये दो संख्या हो सकती है। ठीक है, 16 का 2 बार करेंगे, 16 दूनी 32, रेशो है ये, तो रेशो बता रहा हूं मैं आपको, एक और एक 9। दूसरा जोड़ा कौन सा बन सकता है, दूसरा जोड़ा हमारा बन सकता है 1 और 9 नहीं, एक और 18 है, माफ कीजिएगा, एक तो है 1 और एक 18। ठीक है, 16 एकम 16, 16 को 18 से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 288 निकल के आ जाएगा। दूसरा जोड़ा है हमारा 2 और 9। ठीक है, 2 9 दूनी 18 जाएगा, 18 एकम 18, 9 दूनी 18। तीसरा हमारा जोड़ा होगा 3 और 6, 3 जोड़े हमारे बनेंगे। इसके अलावा कोई बन सकता है, 6 और 3 बनेगा। 6 और 3 तो देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों संख्या बार बार रिपीट नहीं हो। जैसे 3 और 6 आ गया तो आगे 3 और 6 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 और 3 ऐसे 3 ही जोड़े हमारे बन सकते हैं। समझ में आया आपको? देखिए बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x और y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि रूट x बराबर 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 1 1 2 है, तो रूट y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट करना है। यहाँ पर रूट x बराबर कितना है हमारा 8, इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना होगा 4112। यहाँ पर हम क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब 64 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112। 64 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है, तो फटाफट स्क्वायर निकालना। 14 का स्क्वायर 256, 296 196 96, एक बचेगा 25, 25 से 39, ये होगा 4096। 64 का स्क्वायर होगा 4096 प्लस वाई बराबर 4112, y बराबर 4112 माइनस 4096। 12 में से 6 जाए कितना बचेगा 6, 10 में से 9 गया 1, कितना बचेगा हमारा 16। ये लीजिए y बराबर हमारा 16 बच गया। हमें क्या निकालना है, रूट y। तो y बराबर अगर 16 है, अगर इधर भी एंड करते हैं तो इधर भी एंड करना पड़ेगा, तो रूट y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 का रूट कितना आता है हमारा 4। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा निकल के आ गया। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। 15 माइनस 6.3 भाग 7 प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2 सोल्व करेंगे। देख लीजिए 15 माइनस 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63 0.9, तो 0.9 प्लस 3 का गुणा करेंगे 13 से कितना होगा, 13 39 3.9 माइनस कितना होगा 2। ये लीजिए 15 माइनस और माइनस को अलग लिखेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 15 और 3 18 18.9 माइनस 2 और 2 ये कितना आएगा 2.9, घटाएंगे 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6 और 1 16। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम और क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन कितना है। इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट करना। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का औसत है 58, लेकिन हमें निकालना है टोटल। टोटल क्या करेंगे 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि कितनी संख्या है मतलब कितने लोग हैं टोटल, टोटल पी क्यू आर 3 लोग हैं, एक एक का कितना है 58, तो तीनों का कितना होगा 58 तिया 5 तिया 15 8 तिया 24 कितना होगा 174। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना। देखिए फटाफट ये जो आपकी प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें आपकी स्पीड बन जाएगी, टेंशन नहीं लेना, बस प्रैक्टिस करते रहना। P और Q दोनों का औसत कितना है 54, तो P प्लस Q कितना होगा हमारा 54 दूना 108। इसके बाद Q प्लस और R औसत कितना है 48, तो टोटल कितना होगा 96। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए P Q और Q R अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 8 से 14 की 4 हाथ लगी 1, 10 की 0 हाथ लगी 204। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो P प्लस 2Q प्लस R, ये यहाँ पर भी P प्लस Q प्लस R आ रहा है, यहाँ पर भी P प्लस Q प्लस R आ रहा है, यहाँ पर 174 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 204 क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। एक्स्ट्रा इसीलिए आ रहा है 204 क्योंकि यहाँ पर जो Q है इसको हमने 2 बार गिन लिया है। Q यहाँ पर भी गिन लिया और Q यहाँ पर भी गिन लिया, बस Q ही हमें निकालना है, बस Q को घटा दीजिए आंसर निकल के आ जाएगा।
204 माइनस 174, 4 में 4 गया 0, 10 में से 7 गया तो 3, 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ये निकल गया आगे आपका आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए कोई संख्या n, इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा बचता है 4, शेषफल बच गया 4। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए अगर आप मान लीजिए कोई संख्या है, आप मान लीजिए 20, आज इसमें 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार बचेगा, 2 बार जाएगा, शेषफल हमारा बचेगा 2। अगर आप वो संख्या 2 मान लेते हैं, ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा इसको, ताकि आपको ये जो समझा रहा हूं मैं क्यों समझा रहा हूं ये समझ में आएगा। आपने एक संख्या मानी कोई सी भी, ठीक है 20, आपको उसमें 2 शेषफल निकालना था, 9 से भाग देना है और 2 शेषफल निकालना है। आप संख्या ले लिया 20, ठीक है, आप दिमाग लगाए 20 हो सकती है, 9 से भाग दिया, 9 से 2 बार जाएगा और 2 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। आप इससे अच्छा आप ये सब ना करके आप डायरेक्ट जो शेषफल हमारा दिया गया है उसी को संख्या मान लीजिए। शेषफल हमारा है 2, आप इसे संख्या मान लेंगे, इसमें आपने 9 का भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना बच के आएगा? यहाँ पर भी 2 ही बच के आएगा। तो जो शेषफल है, अगर हमें शेषफल निकालना होता है तो जो हमें शेषफल दिया होता है क्वेश्चन में उसी को हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या कौन सी होगी? n होगी हमारी 4। तो जो 4 है उसमें 9 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? 4। देखिए मैच कर गया। अब आगे n की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 4। तो 12 कितना होगा? 12 इंटू n से 9 से विभाजित किया जाए, इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो 12 चौक कितना होगा? 48/9। यहाँ पर 9 से 5 बार हमारा कितना आएगा शेषफल? शेषफल हमारा होगा 3। आंसर 3 कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ये लीजिए। अब देखिए मान के चलिए आप एग्जाम में बैठे हैं, तो एग्जाम में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि जब पूर्णांक 9 को 9 से मतलब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, मतलब आपको 4 मानना है। 12n 12 चौक 48 में 9 से भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? 9 पंजे 45, 3 बच गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा निकल के आ गया। देख लीजिए निकल गया फटाफट। पेन भी नहीं उठाना था ऐसे क्वेश्चन में, आप फालतू रफ शीट भरेंगे, उधर रफ शीट नहीं भरना है, बचाना है उसे, खाली छोड़ना है उनके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते एक समकोण त्रिभुज ऐसे, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। इसके बाद इसमें एक वृत्त समाहित है, इसमें एक वृत्त समाहित है, वृत्त ऐसे, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ज्यादा है यहाँ, ठीक है। समकोण, समकोण वाली 2 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए समकोण वाली 2 भुजाएं कौन कौन सी है? एक भुजा है हमारी ये और एक भुजा है हमारी ये। इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू है हमारी कितनी? 10 और एक की वैल्यू है 24। समकोण वाली 2 भुजाओं का मतलब है कि कर्ण को छोड़ के जो 2 भुजाएं होती है, समकोण कौन सा होता है? एक तो लंब, आधार और कर्ण। कर्ण को हटाए, समकोण वाली 2 भुजाएं कौन सी होगी? लंब और आधार। लंब और आधार हमारे कितना दिया हुआ है? 10 और 24। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है वृत्त की। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो चलिए इसका कर्ण निकालते हैं। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? आपको अगर आपने पढ़ा हो तो एक हमारा होता है त्रिको, मतलब जैसे 3, 4 और 5, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि जो लंब है वो 3 है, आधार हमारा 4 है और जो हमारा कर्ण है वो कितना है? 5। इसी प्रकार एक होता है हमारा 5, 12, 13। इसमें जो 5 है वो लंब है, 5 को आधार भी मान सकते हैं, 12 को लंब भी मान सकते हैं। 5 को लंब मान लीजिए या 12 को लंब मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस चीज से। तो 5, 12 और 13 इन तीनों से बनकर एक बनता है समकोण त्रिभुज। अब देखिए 5 का कितना गुना है? 2 गुना यानी 10। 12 का कितना गुना है? 24, ठीक है, 2 गुना। तो यहां पर क्या आएगा जिससे हम कर्ण पता लगा सके? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए ये इजी ट्रिक है, अगर देखिए बेसिक से मैं इसे करवा सकता हूँ क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसी से करने लगेंगे तो आपका बेसिक की आपको जरूरत नहीं, आपको पेपर निकालना है, आपको टीचर थोड़ी बनना है, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए 5, 12, 13, 5 कितनी बार? 2 गुना, 12 कितनी बार? 2 गुना, 24, तो 13 का 2 गुना कितना आएगा? 26। ये निकल के आएगा आपका कर्ण, ठीक है, कर्ण आपका निकल के आ गया। अब देखिए जो अंदर वृत्त होता है समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? उसकी त्रिज्या निकलती है अंतर वृत्त की त्रिज्या। इसका फॉर्मूला होता है जो समकोण त्रिभुज की जो 2 समकोण भुजा हैं, क्या बोलते हैं उसको? कहां दिया हुआ है? ये भुजाओं की लंबाई,
समकोण वाली भुजाओं की लंबाई, जो दो समकोण वाली भुजाओं की लंबाई है, लिखते हैं इसको समकोण, लिख लीजिए, आपको काम आएगा आपके। समकोण वाली भुजाओं का योग, योग माइनस जो कर्ण है, देखिए कर्ण क्यों निकाला है, ये अब समझ में आया आपको, कर्ण क्यों निकाला है, माइनस कर्ण अपॉन 2, ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं सॉल्व। समकोण वाली भुजाओं का योग 10 और 24 कितना होगा 34, माइनस कर्ण हमारा कितना है 26 अपॉन 2, 34 में से 26 गया तो कितना बचेगा 8 अपॉन 2 बराबर कितने का काटेगा 4 बार, आंसर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी ये निकल के आ गया आप आंसर। बस आपको देखिए जो त्रिभुज है उसका कर्ण निकालना था और आपको इतना याद रखना था कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, समकोण वाली भुजाओं का योग, जो समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं उनका योग और माइनस कर्ण। एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये सब नहीं लिखना है, इतना आपको नहीं करना है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज है, समकोण वाली भुजाओं की लंबाई हमें दी गई है, तो समकोण कैसे बनता है, समकोण बनता है 10 और 14। एक आपको याद रखना था कि 5 12 13, 5 का दोगुना 10, 12 का दोगुना 14, तो 13 का दोगुना कितना होगा 26, कर्ण हमारा हो गया 26, 26 माइनस करेंगे 10 और 24 को जोड़ेंगे 34, 34 में से 26 माइनस करेंगे 8, 8 का भाग देंगे 2 में, 8 में 2 का भाग देंगे 4, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि उनमें प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। देखिए इनकम का रेशियो 5:4, ठीक है, दोनों का कौन कौन सा, एक तो है अमर और एक है कोमल। इसके बाद उनका एक्सपेंस व्यय का अनुपात है 2:1। देखिए उनकी इनकम है 5 और 4, 5 कमाता है 2 खर्च करता है, कितने बचाता है 3, 4 कमाता है 1 खर्च करता है, कितना बचाता है 3। ये लीजिए दोनों समान बचा रहा है, आपको रेशियो में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। 5 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, 4 कमा रहा है 1 खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है, दोनों का समान है, यही हमें दिया गया है, दोनों प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं, तो 6,000 की वैल्यू कितनी है 3। हमें क्या निकालना है अमर की आय, अमर की आय कितनी है 5 × 5, कितनी 2 बार 5 दूनी 10, 10,000, ये निकल गया आगे आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC 26 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। एक त्रिभुज है ऐसे ABC, बनाते हैं इसको सबसे पहले A B और C। AB यहाँ पर AB और AC ये कितना, ये 26 है, तो ये भी 26 है। इसके बाद BC ये हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपको जो इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं S, वो निकालकर फिर आपको तीनों भुजाओं में से वो घटाकर, जो आपको फॉर्मूला पता होगा S माइनस एक भुजा, फिर इसके बाद S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा, ये तो देखिए बहुत लंबा हो जाता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इससे भी कर सकते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना है। मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं कि आपको लॉन्ग तरीके से करना पड़े। आपको क्या करना है, देखिए यहां पर एक लंब डालना है ऐसे, ठीक है, यहां पर हमने लंब डाला एक ऐसे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक हमने त्रिभुज का, जिसको त्रिभुज की हम 3 भुजाएं बोलते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, एक तो होती 3 4 5, आपने पढ़ी होगी, आपको याद होगी। एक हमारी कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, एक बताई थी मैंने आपको 5 12 और 13। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक डाला लंब यहाँ पर, तो ये भुजा होगी 10 सेंटीमीटर और ये भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 10 26, तो यहाँ पर कितना होगा, अभी बस 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया है 10, 5 का दोगुना 10, 13 का दोगुना 26, तो 12 का दोगुना ये कितनी होगी 24। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, त्रिभुज के समकोण त्रिभुज बन गया एक बीच में, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, बस इसे सोल्व कर लीजिए। 1/2 आधार हमारा कितना है, देखिए यहां पर आधार हमें लेना है 20, ठीक है, आधार हमें क्या लेना है 20 लेना है, कितना होगा आधार हमारा होगा 20 इंटू ऊंचाई हमारी कितनी है, आधार इंटू ऊंचाई हमारी है 24। ये लीजिए यहां पर हमें 10 नहीं लेना है, ये हमें 20 लेना है, ठीक है। आपको याद रखना है आधार हमारा पूरा कितना है, पूरा है 20, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 24, जो हमने निकाली है अभी, किससे 5 मतलब 10 24 और 26 से, कितना, इसे सोल्व कर लीजिए, कितने मार गए एक बार 240, ये निकल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपनी कार, ये 27वां क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड दोस्तों, 28 26, अच्छा बीच में एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, तो ये हमारा जो 27वां क्वेश्चन है ये यहाँ पर आ गया, तो आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, बट आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, अपनी कार 30 किलोमीटर घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर घंटा है तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके निवास और उसके कार्यस्थल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए पहले उसकी गति थी स्पीड 30, उससे क्या होता था 5 मिनट देरी से पहुंचता था, मतलब प्लस 5 मिनट ज़्यादा। अब उसने अपनी स्पीड कर दी 40, उससे आप 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इसका ले लीजिए रेशियो 3:4। ये क्या है हमारी स्पीड। स्पीड क्या होती है, टाइम की अपोजिट होती है। देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होती है टाइम की अपोजिट होती है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। इस प्रकार स्पीड का रेशियो 3 और 4, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4:3। दोनों में अंतर कितना 1, ठीक है। उसने अपनी स्पीड 30 की रखी, फिर उसने 40 की कर दी, तो पहले उसको टाइम लग रहा था 4, अब उसको टाइम लग रहा है 3। तो उनके बीच में टाइम कितना है, टाइम हमारा है 5 मिनट पहले देरी से पहुंच रहा था, मतलब 5 मिनट ज्यादा, अब 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 5 और 3, देखिए इनको माइनस नहीं करना है, आपको समझना है, माइनस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 और 3 यहां पर जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए पहले 5 मिनट देरी से जा रहा है, फिर दोबारा 3 मिनट देरी से जा रहा है, तो आप 5 में से 3 घटा सकते हैं। बट एक बार 5 मिनट देरी से जा रहा है और एक बार 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो जल्दी और देरी देखिए कैसे करते हैं, एक होता है 60 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट देरी से जा रहा है, मतलब वो 65 मिनट पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ पर वो 57 मिनट पे जा रहा है। तो उसमें बीच में टाइम में कितना गैप आ गया, टाइम में देखिए ये इस तरीके से समझ में आया आपको, टाइम में गैप कितना है हमारा 8 मिनट का गैप आ गया। तो यही आपको यहाँ पर गैप कितना 1 की वैल्यू कितनी है 8। तो पहले उसको टाइम कितना लग रहा था 8 × 4 8 चौक 32, बाद में उसको टाइम कितना लगेगा 8 दिया 24। हमें क्या निकालना है कि उसे कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले उसे टाइम लग रहा था 32 मिनट, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पर पहले थी 30, तो यहाँ पर गुणा करना है 30 से, ठीक है। तो 30 × 32, ठीक है, 32 मिनट कि ये क्या है किलोमीटर में। तो यहाँ पर टाइम भी हमें क्या लेना है, घंटे में लेना है। देखिए जो 32 है ये 30 किलोमीटर घंटा है, लेकिन जो 32 है ये 32 मिनट है। तो हमें क्या करना है, इसे घंटे में बदलना है, तो घंटे में बदलने क्या करेंगे 60 से भाग दे लेंगे, बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए 3 पहले उसकी स्पीड थी 30, अब हो गई 40, हमने रेशियो ले लिया, पहले थी 3 अब हो गई 4 स्पीड, तो टाइम की जगह टाइम उल्टा हो जाएगा 4 और अब हो जाएगा 3, ठीक है। पहले टाइम 4 और अब हो गया 3, दोनों के बीच में गैप कितना है 1, दोनों के बीच में। यहाँ पर टाइम में गैप कितना है 8 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, पहले का टाइम। देखिए बाद का भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहले का निकालते हैं, ज्यादा इजी पड़ता है। 8 को 4 से गुणा करें, 8 चौक 32, पहले उससे लग रही थी 32 मिनट, ठीक है। पहले उसकी स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर घंटा। हमें क्या निकालना है, हमें उनके बीच की दूरी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस हमें निकालते हैं। देखिए यहाँ पर डी डिस्टेंस निकालना है हमें, तो टी यहाँ पर गुणा हो जाता है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस। स्पीड कितनी हमारी 30 किलोमीटर घंटा, ठीक है। टाइम हमारा कितना है यहाँ पर 32 मिनट। घंटे में जब हम निकालते हैं तो मिनट नहीं, हमें क्या चाहिए, तो घंटे में ही टाइम चाहिए होता है। तो 32 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। यहाँ पर इससे काट लीजिए, 32 से कटेगा 2 बार, 30 से 2 बार कटेगा 60, और यहाँ पर कट जाएगा 16। ये लीजिए 16 आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, और आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे सड़े हुए निकलते हैं। मतलब उसने 18 अंडे खरीदे, मान लीजिए प्रत्येक 18 अंडे, उसमें से 3 अंडे उसके सड़े हुए निकल गए, तो साबुत अंडे कितने बचे हैं, साबुत अंडे बच रहे हैं 15। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नूरी ने 18 अंडे खरीदे, मान लीजिए 18 अंडों में से 3 अंडे उसके सड़े हुए निकल गए, तो 15 तो सही बच रहे हैं। आगे क्या दिया, उसी दर से, ये जो दर है 18 में से 3, मान लीजिए उसके बाद उसने फिर 18 खरीदे, फिर उसके 3 खराब निकल गए, फिर 18 खरीदे, फिर 3 खराब निकल गए, फिर 18 खरीदे, फिर 3 खराब निकल गए। इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहता है। तो यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है, तो 690 अंडे जो टोटल खरीदती है उसकी दर कितनी है हमारे, उसकी दर है 18। हमें क्या निकालना है, उसके पास कितने अच्छे अंडे रहते हैं। अच्छे अंडे हमारे कितने हैं 15, देखिए यहाँ पर, इसीलिए आपको ये समझाया था मैंने। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा होता है कि कितने अंडे खराब निकल जाते हैं, तो खराब कितने में निकलते हैं हमारे 3,
टोटल अंडों की वैल्यू कितनी है 18, 3 खराब निकलते हैं, अच्छे कितने हैं 15। अगर खराब की वैल्यू पूछी होती है तो 3 से गुणा करते हैं, अच्छे की वैल्यू पूछी है तो 15 से गुणा कर रहे हैं। टोटल अंडे हमारे दी गए हैं 690, इसे काट लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 3 से काटते हैं 5 बार, 3 से काटते हैं 6 बार, इसके बाद 6 कटेगा यहाँ से, बिल्कुल कटेगा, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 5 30, 115 गुणा 5, 5 पे 575। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये निकल गया आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ सेक थीटा बराबर 5x है और टेन थीटा बराबर 5/x, ये कितना है, ये है 5/x। तो 10x माइनस 1/x², इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 यहाँ पर x² माइनस 1/x²। देखिए इजी तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, का मान निकालना है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, कौन सी चीज ध्यान रखनी, अगर आपके दिमाग में वो चीज क्वेश्चन पढ़ते हुए आ जाएगी तो आंसर भी आप फटाफट निकाल देंगे। वो चीज कौन सी है, वो है आपकी sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है 1। बस अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई है तो आंसर भी आपका निकल के आ जाएगा। सबसे पहले सेक थीटा 5x, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर में। स्क्वायर में करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, तो sec² थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25x²। इसके बाद tan थीटा बराबर कितना है 5/x। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, tan² थीटा बराबर 25/x²। अब यहाँ पर बस क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना है 1। sec² थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 25x² माइनस tan² थीटा की वैल्यू कितनी है 25/x² बराबर 1। यहाँ पर 25 कॉमन ले लीजिए, 25 कॉमन लिया, x² माइनस 1/x² बराबर कितना है 1। ये 1/x² माइनस 1, x² माइनस 1/x² बराबर कितना है 1। देखिए यहाँ पर ये रहा, समझ में आया आपको, ये यहाँ पर क्या करना था, अब आपको x² माइनस 1/x², यही आपको निकालना था। ये 25 है, ये 25 यहाँ पर चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो x² माइनस 1/x² बराबर कितना होगा 1/25। यहां तक आपने निकाल दिया, ठीक है। अब यहां तक अगर किसी बच्चे ने निकाल दिया तो फिर बाएं हाथ का खेल है, बस आगे आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर 10 से गुणा कर रहा है x² माइनस 1/x², तो इधर 10 से गुणा कर लीजिए, इधर 10 से गुणा कर लीजिए। 10 से अगर आप गुणा करेंगे x² माइनस 1/x² को, तो इधर भी आपको 10 से गुणा करना होगा, तो 10/25 ये लीजिए। ये आपका निकल के आ गया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 10x² माइनस 1/x², ये लीजिए, इसे काट लीजिए, कितना आएगा 2/5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये निकल के आ गया आपका आंसर। आंसर हमारा कौन सा 2/5, ऑप्शन नंबर ए। आओ आंसर आ गया, समझ में आया होगा, समझ में आया आप सभी को। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, मेरी तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, कुछ अच्छे अप्रोच बता पाऊँ ताकि आपको समझ में आए और आप प्रैक्टिस कर पाओ। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए सभी टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, CBT फर्स्ट में पिछली बार आए थे। आपको इन्हीं क्वेश्चन को टारगेट लेके, मतलब इसी तरीके के टाइप के क्वेश्चन को टारगेट लेके प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसी वीडियो मिलती रहे जिसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तो कमेंट में आप मुझे लिख के बता दीजिएगा। मैं रेगुलर डेली आपके लिए एक ना एक शिफ्ट का अच्छे शिफ्ट के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ताकि आपका एग्जाम में पेपर बहुत ही अच्छा जाए। PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेशन को लाइक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी प्रैक्टिस के लिए मैथ के अच्छे क्वेश्चन CGL के भी ला सकता हूँ, CHSL के लिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी मतलब एग्जाम के लिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा अच्छे अप्रोच के साथ। तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एम राहुल क्लासेस को। जो भी आपकी क्वेरी कमेंट में पूछना है, मैं खुद उन क्वेरीज का जवाब दूंगा। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए।